तो चलिए बच्चों, आपके लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल क्लास 10th का चैप्टर है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड जो बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, बेटा ये क्वेश्चन इतने सेलेक्टेड है और बड़ा ही इनके ऊपर प्रिसाइज स्टडी करी हुई है। ठीक है, तो आप ये पेपर के अंदर ये मान के चलो कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर श्योरली फंसने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल ही बेटा ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बोर्ड के क्वेश्चन जब होंगे, जब आप देख लेना कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके 100% पे एग्जाम के अंदर आने के चांसेस है। ठीक है, न्यूमेरिकल डिजिट चेंज हो सकती है बट पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आपका बेटा ये रहा कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। बेटा वर्ड है कि अगर लीनियर पे मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, देन द लाइन्स विल बी पैरेलल होंगी, ऑलवेज कोइंसिडेंट होगी, या इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगी, और ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगी। बेटा आपको मैं तीनों केसेस के बारे में स्टडी करा देता हूँ कि आपको मैंने बताया था कि अगर लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब उसका सॉल्यूशन है। दूसरा केस था बेटा कि अगर लाइन एक के ऊपर एक होती है, यानी ओवरलैप करती है, यानी कोइंसिडेंट होती है, तो उस केस में भी क्या होती है, लाइन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे मिल रहा है इसलिए वो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन है। और कंसिस्टेंट शब्द का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन हो, चाहे वो इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो। तीसरा केस क्या था बेटा कि लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट उनके अंदर नहीं है, तो कोई भी कॉमन पॉइंट ना होने का मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक कॉमन पॉइंट तो इंटरसेक्टिंग लाइन, एक यूनिक सॉल्यूशन, सारे कॉमन पॉइंट यानी कोइंसिडेंट लाइन तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और सिर्फ सॉल्यूशन होने का मतलब होता है कि वो कंसिस्टेंट है, और कोई भी सॉल्यूशन ना होने का मतलब क्या होता है बेटा, वो इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या हो गया बेटा, पैरेलल लाइन, ये तो कतई नहीं है। ठीक है, ऑलवेज कोइंसिडेंट ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, लेकिन कंसिस्टेंटी का मतलब क्या होता है बेटा कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो ना। तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, यानी यही ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा आंसर हमारा है सी। वो क्या होंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है बेटा, तो बेटा ध्यान रखो, मैंने एक रिवीजन के तौर में चैप्टर कराया था, लेकिन सब पोर्शन कवर हो जाएगा वो। ठीक है, तो देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी ये पेयर ऑफ इक्वेशन है आपके पास में। ठीक है, हैज़ वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन। तो इसका क्या आंसर होगा। तो बेटा मैंने बताया था आपको, एक टॉपिक याद होगा कि अगर हमें उसको इक्वेशन को बिना सॉल्व करे ये बताना है कि भाई उसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसके लिए तीनों कंडीशन बताई थी मैंने, आपको ढंग से याद होगा तो देख लो बेटा। ये था तीनों कंडीशन, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ठीक है, ये तो थी हमारी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए है ना बेटा। इसके बाद में थी A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ठीक है, ये थी बेटा हमारी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, है ना। अगर ऐसा होता था A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, तो ये होता था नो सॉल्यूशन, है ना बेटा। और नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब बेटा ओवरलैपिंग लाइन यानी कोइंसिडेंट लाइन, और इंटरसेक्ट मतलब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब हम कैसे कंडीशन से सॉल्व करें, देखो बेटा फटाफट देख लो बेटा। ठीक है, पहली इक्वेशन है a 5x माइनस 15y, 8 को यहाँ ट्रांसपोज कर दे तो 0, और दूसरी इक्वेशन है बेटा 3x माइनस 9y माइनस 24 अपॉन में 5 है। ठीक है ना, 24 अपॉन में 5 है, ये 5 है बेटा, इसको सही से बना देते हैं। ठीक है, 5 इक्वल टू 0, ये आपकी हो गई फर्स्ट, ये आपकी हो गई सेकंड। अगर हम कोफिशिएंट की कंपेयर करें बेटा, तो आपका A1 इक्वल टू कितना बेटा 5 है ना, 5 है, और A2 कितना बेटा, यहीं पे देखें A2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, वो आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, दूसरी बात करें B1 कितना है बेटा आपका, देखें तो माइनस का 15 है,
ठीक है बेटा। और B2 कितना होता है बेटा, y का ही कोफिशिएंट है, यानी वो कितना है बेटा आपका, वो है, इसको यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है, वो है हमारा -9। इट मीन्स ये कैंसिल करेंगे 3 की टेबल से तो 3 5 हो जाएगा और 3 3 जा, ठीक है। थर्ड है बेटा आपका, यानी C1 की जो वैल्यू है वो है आपके पास में -8 और जो C2 की वैल्यू है वो है -24/5। यानी अगर यहाँ देखें हम, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, C1/C2। ये देखो बेटा 8 से जाएगा कितने टाइम में, 3 टाइम्स में, और 5 ऊपर चला जाएगा, तो यानी 5/3। तो ये हो क्या रहा है बेटा, यहाँ देखेंगे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और उनकी वैल्यू कितनी आ रही है, तीनों की 5/3 आ रही है। तो तीनों केसेस में जब इक्वल होता है बेटा, तो वो कौन सा केस होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है लिख रखा है ऑप्शन में, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। तो इस इक्वेशंस के क्या होंगे, यानी इस पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। देखो बेटा कुछ नहीं करा, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने कंडीशन यूज़ करी है कंसिस्टेंसी की, और कंसिस्टेंसी की कंडीशन आपके पास में तीनों की तीनों ये रही। ठीक है, तो तीनों कंडीशन पहले, ठीक है, तो देख लो क्या बेटा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन। अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, वो भी कंसिस्टेंट है। लेकिन A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो वो नो सॉल्यूशन। तो हमने क्या करा बेटा, मैंने A1/A2 चेक करा, वो भी 5/3 आ रहा, B1/B2 चेक करा, वो भी 5/3 आ रहा, C1/C2 की कैलकुलेशन करी, वो भी 5/3 आ रहा था। तो यानी इसका मतलब तीनों रेशो इक्वल है ना, तो तीनों रेशो इक्वल होने का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा। और इस केस में क्या था बेटा, इस केस में भी ऑप्शन करेक्ट हमारा वही था, सीधा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आप इनको नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आराम से कर देंगे इसको, बिल्कुल ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना हमें, बस कंडीशन आपको कंसिस्टेंसी की याद होनी चाहिए। तो चलो बेटा, किस तरीके से, बिल्कुल इजीली मेथड है, डरना नहीं है, कैसे करेंगे। देखिए बेटा, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी एक पेयर ऑफ इक्वेशन ये गिवन है, रिप्रेजेंट्स 2 लाइन्स विच आर, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा अगर हम ग्राफ बनाए इसका, कि वो लाइनें जो इंटरसेक्ट करेंगी एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे, यानी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, भैया ये तो छोड़ दो, बात ही अलग है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या थर्ड ऑप्शन होगा पैरेलल लाइन होगी, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या करना है बेटा, आपको सिर्फ वही कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी याद करनी है। तो देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जल्दी से फटाफट आप पेन और कॉपी उठा लीजिए और बस लिख दे। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, अपनी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी 0 एक साइड में है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - y + 9 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। क्लियर है बेटा। अब हम फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, यानी पहला देखो बेटा, A1/A2, जल्दी करने का तरीका, 6/2, यानी ये आ गया आपका 3। अब देखो बेटा, B1/B2 की वैल्यू फाइंड करो, तो वो कितनी है, -3 B1, और y का कोफिशिएंट को B1 ही कहते हैं ना बेटा, तो यहाँ वाले का कोफिशिएंट y का -3 है, नीचे वाले में कितना बेटा, -1 है, तो ये भी बेटा आपका 3 आ गया। और अगर हम यहाँ बात करें बेटा, थोड़ा सा स्पेस और यूज़ कर लेते हैं, C1/C2 की बात करें, तो वो आ जाएगा बेटा आपका 1/9। ठीक है, वो 3 के इक्वल नहीं आया, यानी ये दोनों कंडीशनों को आप क्लियरली नोट करो, ये दोनों इक्वल है, लेकिन थर्ड इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स क्या हुआ बेटा आपका, कि A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में बेटा नो सॉल्यूशन होता था, आपको याद है ना, और नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइन, तो है ऑप्शन में ऐसा बेटा, पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बेटा डी करेक्ट आंसर है। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी पैरेलल लाइन है। ठीक है बेटा, बड़ा इजी था, कुछ नहीं करना, कंडीशन लगानी है, मुश्किल से आपका
आधे मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ये भी इसका भाई ब्रादर है बिल्कुल, ठीक है ना, इसी का भाई ब्रादर है बेटा। देखिएगा कि द पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली सॉल्यूशन, इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो बस हमें क्या करना है, इन्हीं कंडीशनों का प्रयोग करना है और काम खत्म करना है। देखो बेटा, तो हमने पहले तो मैं ये उतारने का क्वेश्चन यानी नोट करने का क्वेश्चन का जो तरीका है बेटा, ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। डायरेक्टली मैं तो सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है यहीं से सॉल्व कर सकते थे हम इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा हमारी, -3x - 6y + 1 = 0 सेकेंड, ठीक है। तो बस बेटा यहाँ पे क्विकली a1/a2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ कितना है बेटा प्लस का 1 और यहाँ है आपका -3 है, कोई बात नहीं। तो ये आ गया आपका सिर्फ -3। अगर आप b1/b2 फाइंड करें यानी कोफिशिएंट ऑफ y, ऊपर कितना बेटा 2 है और नीचे -6 है, कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा और 2 3, तो ये भी वो ही आ गया। और थर्ड क्या है बेटा, c1/c2 फाइंड करते हैं, यानी वो है 5/1 यानी 5। तो इट मीन्स क्या हो रहा है बेटा, a1/a2 इक्वल टू आ रहा है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इट मीन्स क्या लिखना है बेटा आपका, यानी ये हो गया हमारा नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया। और नो सॉल्यूशन में ग्राफिकली क्या होता है बेटा, पैरेलल लाइन होती है, जैसा यही था बिल्कुल ही। तो यहाँ ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली, डी ऑप्शन। अच्छा, इसका भी आंसर डी आया है, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर भी कितना है, डी है, यानी नो सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो इजी था, कुछ नहीं करना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये देखो, क्वेश्चन का दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछेगा। एक तो पूछेगा इसका सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, या पूछेगा गिवन सिस्टम क्या है हमारी, पैरेलल लाइन है या वो कोइंसिडेंट यानी कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग लाइन है या वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना। तो तीनों, इन सभी के का मीनिंग लगभग सेम ही होता है और उनमें हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, सिर्फ हमें कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे वो किस केस के अंदर लाई कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7 हैज़ 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। बेटा इसके लिए थोड़ा सा ना आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा याद करना पड़ेगा, मतलब कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा उसको, कि मैं अगर आपको बता दूं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि x = a और y = b, ये कैसी लाइन होती थी बेटा। अगर हम x = a की बात करें, यानी मान लो a वैल्यू इधर है, तो इट इज़ अ पैरेलल टू y एक्सिस होती थी, यानी x = a क्या होती थी बेटा, पैरेलल टू y एक्सिस होती थी। यानी जब x की वैल्यू दी जाती थी तो वो लाइन क्या होती थी हमारी, पैरेलल होती थी y एक्सिस के। लेकिन अगर मैं बात करूं y = b की, मान लो y = b पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो कहीं ना कहीं मान लो इधर है या इधर ही मान लेते, कहीं ना कहीं इधर होगा, ठीक है। ये मान लेते यहाँ से यहाँ तक वैल्यू b है, तो ये जो लाइन है यानी y = b है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी ये क्या है बेटा, पैरेलल टू x एक्सिस है। यानी जब आपको x की वैल्यू गिवन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उस लाइन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो पैरेलल टू x, मतलब x की वैल्यू दी हो तो वो y के पैरेलल है। देखो ये रही ना यहाँ पे x की वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक x ये है, तो यानी x की वैल्यू a है, तो ये लाइन उसके पैरेलल है y एक्सिस के। और अगर y की वैल्यू दी है समथिंग, तो वो पैरेलल है x एक्सिस के। क्लियर है। अब यहाँ आप देखेंगे इसके सॉल्यूशन के अंदर क्लियरली, ठीक है, तो यहाँ दोनों आपको वैल्यू दी है, y की भी वैल्यू दी है और दूसरी इक्वेशन में भी y की वैल्यू दी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इनको, अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ इस तरीके से, ठीक है, x डैश y डैश। बेटा वैसे क्वेश्चन को इतना लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। डायरेक्टली अगर दोनों y की वैल्यू दे रखी हैं, इट मीन्स दोनों लाइनें पैरेलल टू हमारी क्या हैं, x एक्सिस हैं, और दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इसका आंसर तो सिंपल सा ऑप्शन डी लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कैसे, देखो y = 0 का मतलब ये लाइन होगी पूरा, मान लो x एक्सिस हो गया, और फिर y = -7, मान लो -7 इधर है, तो ये लाइन कैसी होंगी बेटा, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y = 0 और y = -2 आर पैरेलल लाइन्स टू x एक्सिस है, ठीक है। अगर ये आपस में पैरेलल हैं x एक्सिस के,
तो दोनों भी तो आपस में पैरेलल होगी, तो ऑप्शन क्या होगा, तो आंसर हो गया आंसर डी। तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया, पैरेलल लाइन मीन्स हो गया बेटा, पैरेलल लाइंस मीन्स हो गया नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो इतना काम करने की जरूरत नहीं थी आपको। आप ध्यान रखना कि अगर दोनों x की वैल्यू दे रखी होती है तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है, और अगर y की वैल्यू गिवन है तो वो होगा हमारा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। लेकिन अगर दोनों y की दी हैं तो दोनों पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी वो आपस में भी पैरेलल होंगी, तो पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। या दोनों ही वैल्यू हमारी x की दी हैं तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होंगी और दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होंगी, तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसी के बेसिस पे, इसी के जैसे पैटर्न का है, कह रहा था पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर हम इस पेयर ऑफ इक्वेशन की बात करें, ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि x इक्वल टू a है और y कोई वैल्यू होगी बेटा, तो अगर इनका हम ग्राफ बनाए बेटा, ध्यान रखना कि भी मान लेते हैं कि x इक्वल टू a, यानी ये पैरेलल लाइन है, ये y और ये y डैश है और ये आपका x डैश है, ये ओरिजिन हो गया आपका। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई पैरेलल टू, मान लेते हैं x इक्वल टू a है, और मान लो यहाँ तक यानी ये वैल्यू a है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ तक की भी है, तो आप देखेंगे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे a, और जो y की वैल्यू है बेटा कितनी है, वो b होगी। तो ये लाइन कैसी होगी, तो ये लाइन बताओ बेटा क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक x की वैल्यू एक y की है, यानी दोनों x की दी होती तो वो पैरेलल होते आपस में, या दोनों y की दी होती जैसे इस केस में थे तो भी पैरेलल होते, बट यहाँ पे एक x और एक y दिया है, यानी ये दोनों इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, तो वो होंगे जो x की वैल्यू गिवन है इतनी और y की वैल्यू गिवन है इतनी, तो यानी पैरेलल लाइन ये तो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है। इंटरसेक्टिंग एट b और a, ये भी नहीं है, क्योंकि देखो b जो वैल्यू है y की तो y कोऑर्डिनेट है वो, तो ये भी नहीं है। कोइंसिडेंट नहीं है भी केस में, तो फोर्थ ऑप्शन बचता है बेटा इसका d, यानी a और b पे, यानी आंसर है बेटा इसका, आंसर है डी, इंटरसेक्टिंग एट a और b। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आया। सबसे पहले बस इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिमाग में याद रखना है कि अगर कोई हमें x की वैल्यू गिवन है, यानी मैं यहाँ आपको दोबारा समझा देता हूँ, अगर ये x की वैल्यू गिवन है तो ये पैरेलल टू y एक्सिस लाइन होती है, पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है बेटा, और अगर y की वैल्यू गिवन है आपको तो ये भी एक लाइन होती है, लेकिन ये होती है पैरेलल टू x एक्सिस होती है ना। अगर आपको दोनों x की वैल्यू a दी है और फिर दूसरी x की वैल्यू b दी है तो ये दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अगर ऐसा दिया है कि भाई y की वैल्यू आपको a दी है, कोई वैल्यू दी है और फिर दोबारा y की वैल्यू b दी है, तो ये भी पैरेलल होंगी आपस में। ठीक है, तो बस अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ध्यान देखो, डायरेक्ट y की वैल्यू इधर भी है, y की वैल्यू दी है, तो दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन। इस केस में दिया है कि x इक्वल टू a दिया है और y इक्वल टू b दिया है, तो इस केस में क्या होगी बेटा, पैरेलल टू x एक्सिस और एक पैरेलल टू y एक्सिस, तो उस केस में क्या होती है बेटा, लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, उस केस में यहाँ होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a b होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए ये बात। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी था और सिंपल था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 7 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस के वाई इक्वल टू 1 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यानी अगर इस सिस्टम ऑफ या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए बेटा बस पेन उठाइए और देखिए फटाफट कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले हमारे पास में जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं बेटा। पहली इक्वेशन हमारी x माइनस 2y माइनस 4 ट्रांसपोज करके लिखा है बेटा मैंने 1 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस आपका के वाई और माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो 4 आपको याद होगा बेटा, 4 यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी बेटा, ठीक है, याद करो, तीनों केसेस की कंडीशन बताई थी मैंने कंसिस्टेंसी वाली। तो ये होती थी यूनिक सॉल्यूशन की a1 अपॉन में a2
नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ठीक है बेटा, इसको साफ लिख देते हैं थोड़ा सा, B2 विच इम्प्लाइज A1 क्या होता था बेटा, x के कोफिशिएंट होते थे, यानी 1 अपॉन में 3 शुड नॉट इक्वल टू -2 अपॉन में k। इट मीन्स अगर ट्रांसपोज करें इसको k को इधर ले जाएं तो k नॉट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 6। ये क्वेश्चन बेटा प्री बोर्ड में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे आंसर तो तुम्हारा क्लियर हो गया कि आंसर ऑप्शन में है k नॉट इक्वल टू 6, यानी ये इक्वल टू 6, ये रहा आंसर तो B है। लेकिन हमें यहाँ पे सोचना क्या चीज़ है बेटा, यहाँ पे इसका मीनिंग है, एक चीज़ आपको समझनी है, यानी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई भी रियल नंबर सॉल्यूशन हो सकता है एक्सेप्ट द k नॉट इक्वल टू -6, यानी बस k -6 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा, सो आंसर तो आप यूं ही लिख दोगे। ठीक है, आंसर इसका क्या है, B है। ठीक है ना, यानी k शुड नॉट इक्वल टू -6। लेकिन नोट क्या रखना है, ठीक है, एक ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए, द सिस्टम की जगह पेयर लिख देता हूँ बेटा, पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज, ऑल, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर लिख देता हूँ, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना, अदर देन -6, दैट इज हमारा जो k है वो शुड नॉट इक्वल टू -6 नहीं होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो। ठीक है, आंसर तो आपको यहीं पे फिनिश हो गया है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी एक इसको ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ c, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ c, यानी c एक वेरिएबल है यहाँ पे या कांस्टेंट मान लो, वैसे उसकी अननोन वैल्यू है ना, अननोन है वो। ठीक है ना, कि द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 विल हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। यानी हमें यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है बेटा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की। तो चलो बेटा फटाफट करते हैं इसे। ठीक है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बेटा, कई सारे स्टेप आप जंप कर जाना, जैसे इस स्टेप को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, यानी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया। ठीक है भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड। तो आपको पता है कि फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यहाँ से लिखना है, ये तो आपको समझाने के लिखा है, ये आपको कोई यहाँ से यहाँ तक कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देखो बेटा यहाँ पे a1 कितना है आपका, c अपॉन में आपका 6 हो गया। ठीक है, और b1 कितना है बेटा, -1, और b2 कितना है बेटा, -2 इक्वल टू हमारा -2 अपॉन में -3 है। अब बच्चे एक बात ध्यान करना, जब भी हमें c की वैल्यू निकालनी है, हम इन दोनों से कंपेयर करेंगे इस वेरिएबल को। बच्चे सोचते हैं कि भाई हम एक जगह से कंपेयर करेंगे, c की वैल्यू आ गई तो सॉल्यूशन है, बट बेटा यही गलती हो जाती है आंसर में, क्योंकि कई बार आप देखोगे कि अगर वैल्यू वेरी कर जाती है तो वो कॉमन वैल्यू नहीं है, तो वो सॉल्यूशन नहीं है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना, अगर दोनों से कंपेयर करने में सेम वैल्यू आती है तभी वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देखते हैं इस केस में क्या होता है कि अगर मैं पहले इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है बेटा, c अपॉन में 6 को कंपेयर करें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/2 लिख देता हूँ बेटा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 अपॉन में 2, यानी c की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है बच्चे, अब आंसर में देखेंगे बेटा, यहाँ से करेक्ट दिख जाएगा आपको कि 3 है बेटे, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं करनी, बस यही चीज़ आपको सोचने की। अभी तो हमने एक पोर्शन को कंपेयर करा है ना, अगर दूसरे पोर्शन से भी कंपेयर करने में सेम वैल्यू आ जाती है तब ऑप्शन होगा, और अगर नहीं आती तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलो भाई हम सेकंड कंपैरिजन करते हैं। तो यही कहते हैं ना बच्चे, देखो कितना आपको घुमा रखा क्वेश्चन में, आंसर में भी ऑप्शन में ये है, बच्चा फट से क्लिक कर देगा कि यही है, बट नहीं करना बेटा ऐसा। ठीक है, तो हम यहाँ से भी कंपेयर करते हैं कि यहाँ से c1 अपॉन में 6 इक्वल टू आ रहा है बेटा हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 अपॉन में 3। तो यहाँ से आगे बेटा c की वैल्यू आ गई आपकी 6 × 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 से गया, यानी c की वैल्यू आ गई आपकी 4 आ रही है। लेकिन अब देखो यहाँ से c3, यहाँ से 4, सो देयर इज ए नो कॉमन वैल्यू ऑफ c। ठीक है ना,
सो देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ सी। तो ऑप्शन जब कॉमन वैल्यू है ही नहीं तो इट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी, यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर कितना है बेटा, डी, नो सॉल्यूशन। ध्यान रखना बेटा ऐसे, क्योंकि हमें दोनों को कंपेयर करके देखना है। अगर दोनों से कंपेयर करने में सेम वैल्यू आ जाती है, यानी कॉमन वैल्यू आ जाती है, तभी उसका वो सॉल्यूशन है। और अगर कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है तो उस केस में हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने कहा था कि दोनों में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपका क्रिएट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के टू द इक्वेशन 3x - y + 8 = 0 एंड 6x - ky = -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। बेटा कोइंसिडेंट लाइन, बार बार मैं इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रहा हूँ। कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइन का मतलब होता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि वो हर पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रही हैं, तो ईच पॉइंट क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कंडीशन क्या होती है, तो चलिए बेटा फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दी है बेटा, 3x - y + 8 = 0 और दूसरी इक्वेशन है 6x - ky और इधर ट्रांसपोज कर दें 16 को तो = 0। ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये गई सेकंड। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन शुरू नहीं है। फॉर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन के लिए बेटा A1/A2, ये दिमाग में रखना है तुम्हें। B1/B2 कंडीशन होती है = C1/C2 और दोनों से कंपेयर करते हैं। यानी यहाँ पे अगर अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है डायरेक्ट आपको, यानी A1 कितना है बेटा आपका 3/6 = होना चाहिए -1/ माइनस का आपका k होना चाहिए। ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, ये इक्वल होना चाहिए 8/में प्लस के 16। तो कंपेयर करते हैं बेटा, यानी k यहाँ से भी कंपेयर होगा, यहाँ से भी। तो यहाँ से कंपेयर करें 3/6 = माइनस से माइनस कैंसिल, यानी माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ से 1/k = होगा 8/16। मैंने बोला ना दोनों को सॉल्व करना है, दोनों कंपैरिजन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे बेटा, 3 से 2 यानी k आ गया बेटा आपका, यहाँ 2 बचेगा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 बचेगा, k को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से भी क्या आ गया 2 आ गया। यानी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में k की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर देना, कहीं आपको लग रहा हो मैंने स्टेप वो करें, यानी 1 × 16 = 8 × k, तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा 16/8 यानी 2। ठीक है, ये सॉल्व कर सकते हैं आप यहाँ पे अलग से। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ऐसे करा था। तो इसका आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन में है, देखिएगा ऐसा ऑप्शन है एक बेटे, ये ऑप्शन सी है, यानी 2 इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो दोनों कंपैरिजन से सेम आंसर मतलब सेम वैल्यू आती है, तभी हम लिखेंगे वो कॉमन वैल्यू को। ठीक है, अदरवाइज जो ऑप्शन में अकॉर्डिंगली दे रखा होगा नो सॉल्यूशन तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है, तो चलिए नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 15 और 16। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके के होते हैं और आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन एक x/a y/b = 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के साथ में, इस लाइन के साथ में जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 1/ab होगा, 2ab या 1/4ab या 4ab होगा। आपको मैं बता दूं बेटा कि अगर हम कभी भी स्ट्रेट लाइन जो होती है हमारी 2 वेरिएबल में, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरीके से आती है। मान लो ये ओरिजिन है और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है a है और ये हमारी b है। ठीक है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a0 होंगे और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे 0 b के इक्वल होंगे। तो आपको पता है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करें, ठीक है, सॉल्यूशन एक जनरलाइजेशन कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है वो क्या होता है बेटा, आपने छोटी क्लास ही पढ़ा होगा, 1/2 बेस इनटू इट्स
कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं ए आर से दिखा रहा हूँ 1/2। अगर हम बात करें और एरिया आपको पता पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो बेस कितना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस कितना हो गया बेटा ए और परपेंडिकुलर हो गया आपका बी, यानी ये हो गया 1/2 ए बी आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो बेटा इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन है ए ही ऑप्शन। ठीक है, यानी 1/2 ए बी है ना। अब देखो इसी तरह के क्वेश्चन अगर कहीं और, ये तो एक जनरलाइजेशन था, आप इसे फॉर्मूले की तरह नोट करो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इस इक्वेशन से विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस हमेशा दे रखा होगा, तो उसका एरिया क्या होगा। तो देखो बेटा क्या करना है, जब भी ऐसा दे रखा हो तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन को क्या करना है, पहले इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इस वाली में। ठीक है बेटा, तो इसको करने के लिए हम 1 बनाना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, जब भी तो 1 बनेगा बेटा। यहाँ भी 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और यहाँ भी 6 से और 6 को भी 6 से, तो ये आ जाएगा बेटा आपका पूरा, ये आ जाएगा x/3 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 2 टाइम्स जाएगा, प्लस y/2 और इक्वल टू 1। ये हो गया a और ये हो गया b। तो एरिया क्या होगा बेटा, एरिया यानी AR इक्वल टू 1/2 ए बी होता है। ए कितना है बेटा 3 और बी कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन देखो ऐसा कोई है, ऑप्शन बी देखो बेटा, तो ऑप्शन क्या है बेटा इसका बी, यानी 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, उसको सिंपल फॉर्म में ले आओ, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूँ, तो स्क्वायर यूनिट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे, तो इजीली आप एक फॉर्मूले की तरह लर्न कर लो। 1/2 ए बी होता है, ठीक है ना, किसी भी लाइन का, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे 1 बनाना जरूरी है आपको। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन कीजिए, अच्छे क्वेश्चन है फटाफट। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन है बेटा एप्लीकेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, वैसे तो हमने कई सारी एप्लीकेशन पढ़ी है, हमने नंबर सिस्टम के ऊपर भी पढ़ी है एप्लीकेशन इसकी, और इवन फ्रैक्शंस के ऊपर भी पढ़ी हैं, और एज के ऊपर भी पढ़ी हैं प्रॉब्लम्स, है ना, और बहुत सारी होती हैं हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर से भी रिलेटेड होती हैं। ठीक है ना, कॉस और आर्टिकल से भी रिलेटेड है। तो उनमें से एक क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ज़्यादा टाइपों को इसमें यूज़ करा नहीं जा सकता, बट फिर भी जो टाइप यूज़ करी जा रही है देखो क्या है, अरुणा हैज़ ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर। उसके पास में ₹1 का और ₹2 के कॉइन है। ठीक है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज़ 50, अगर उसके पास में जो कुल कॉइनों की संख्या है वो 50 है, एंड द अमाउंट ऑफ द मनी विद हर इज़ 75, और उसके पास में जो मनी की अमाउंट है इन पैसों को जोड़ के जितने भी सिक्के हैं वो 75 है, देन द नंबर ऑफ 1 एंड द 2 रुपीज़ कॉइन रिस्पेक्टिवली क्या क्या है इनमें से। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10th क्लास में आपसे स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन ये लाइफ में कहीं ना कहीं आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते तो बहुत एनकाउंटर करेंगे आपको। ठीक है, तो क्या इनमें क्या होता है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करनी है इसे, तो 2 ही इक्वेशन बनेगी और 2 ही कंडीशन दे रखी है इसमें, एक तो कॉइन की संख्या का और एक उनसे बनी अमाउंट का। तो मान लेते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मानने का तरीका होने, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए x मान लेते हैं ₹1 कॉइन्स हैं। ठीक है, और y है हमारे ₹2 कॉइन्स हैं। ठीक है बेटा, तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों का जो सम है वो 50 दिया है, गिवन है। दूसरा इनसे अमाउंट कितनी बनेगी, ₹1 की कॉइन से 1 इतनी अमाउंट बनी, ₹2 के कॉइन से बनेगी इतनी अमाउंट, और टोटल अमाउंट आपकी दी है 75, यानी इट मीन्स x + 2y इक्वल टू 75। ये सेकेंड हो गई। तो बेटा दोनों को सॉल्व करें, तो फटाफट आप सॉल्व करो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है बेटा x + y इक्वल टू 50, और नेक्स्ट है आपका x + 2y इक्वल टू 75। क्लियर है बेटा, साइन चेंज करें क्योंकि सारी एक जैसे साइन है, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा माइनस का y और यहाँ माइनस का 25। इट इम्प्लाइज y इक्वल टू आपका 25 आ गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को आप कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो बेटा यूजिंग, अगर मैं फर्स्ट का यूज़ करूँ तो x + y इक्वल टू 50 है, विच इम्प्लाइज जो x की वैल्यू है वो 50 - y, यानी 50 - y कितना बेटा 25 है, तो यहाँ पे x भी कितना आ गया 25, यानी दोनों की वैल्यू यानी
1 के कॉइन भी कितने थे बेटा, 1 के कॉइन x माना था वो भी 25 है, और ₹2 के कॉइन भी 25, यानी आंसर होने चाहिए दोनों 25-25 है कोई बेटा ऐसा? ऑप्शन डी है बेटा, ऑप्शन डी, यानी 25 एंड 25। ठीक है बेटा, तो ये था आंसर इसका। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम पे भी आ सकता था, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट लेकिन आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी है, इक्वेशन बना के डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इतना टफ भी नहीं आएगी सॉल्व करने के लिए, ईजी आएगी। ठीक है, तो चलिए बेटा नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए बेटा एक और क्वेश्चन है, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, कह रहे क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 अंकों की संख्या है, यानी एक 2 डिजिट नंबर है कि उसके डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। ठीक है, इफ़ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड। अगर इनके इस क्या कहते हैं, इसके अंदर अगर हमने इस नंबर के साथ में 27 ऐड करा जाए तो जो नया नंबर ऑब्टेंड होगा वो रिवर्स हो जाएंगे उसके डिजिट। तो वो नंबर है क्या? अब बेटा इस क्वेश्चन को अगर हम करने बैठ गए ना तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होगा अगर हम फॉर्मल तरीके से करने लगे, लेकिन मैं आपको एक आसान और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको चेक करने की, सटीक एकदम, कभी भी गलत नहीं जाएगा और आपका सिर्फ 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा। बस देख लो कैसे करना है। ठीक है, आपको पता है कि जो सम ऑफ डिजिट है वो कितना है, यानी जो डिजिट्स का सम है वो 9 है। ठीक है बेटा, 9 है। तो यहाँ देखो बेटा 2 और 5 7, यानी ये आंसर तो आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इधर 7 और 2 9, भाई यहाँ पे भी सम 9 आ रहा है, 6 और 3 यहाँ पे भी 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 और 6 यहाँ पे भी 9 आ रहा है। इसका मतलब इन तीनों में से एक आंसर है हमारा। अब वो आंसर कैसे है ये हमें पता लगाना है। तो बेटा देखो उस नंबर के साथ में हम क्या करेंगे, 27 ऐड करेंगे और डिजिट्स चेंज हो जाएगी। तो बेटा उठा के चेक करते हैं, तो यहाँ से चेक कर लो, बैक साइड से, मैंने बोला ना चेक करने वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ से चलो 7 2 में करें, तो अगर मैं 27 ऐड करूँ तो 2 और ये 9 हो गया बेटा आपका, 7 और 2 9, नहीं गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओ, 6 3 में अगर मैं 27 ऐड करूँ तो ये हो गया आपका 0, और ये 6 और 2 8, और ये 9 हो जाएगा आपका। ये भी क्या है बेटा गलत है, लेकिन इसमें ऐड करते हैं तो 27, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 13 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया बेटा, 3 और 2 5 और 1 6। तो देखो बेटा, यानी अगर देखो हम 36 वाला केस देखो, यानी नंबर 36 है, लेकिन अगर इसके अंदर 27 हमने ऐड करा तो नंबर क्या बन के आया, 63, यानी 63 आया। तो डिजिट ही तो रिवर्स हो गई है इस केस में, लेकिन इस केस में देखो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, 63 में 27 ऐड करा तो ऐसा कुछ नहीं आया, उसी नंबर का रिवर्स नहीं हुआ। इसमें ऐड करा तो उस नंबर का रिवर्स नहीं हुआ है ना। तो देख रहा है बेटा आपको, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन डी होना चाहिए। तो बस इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर लिख दो बस चेक करके, 36 100% सही होगा बेटा। ठीक है ना, ये हम गारंटी दे रहे हैं बिल्कुल सही होगा, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही चेक कर देना है आपको। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिए। और आज की क्लास बेटा यहीं तक थी, और मैंने आपको सारा एक क्विक रिवीजन भी कराया, क्योंकि डिटेल क्लास तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, देख सकते हो। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो जो मेरी ज़रूरत थी, मेरे को ऐसा लगा मुनासिब है, उन सारी ज़रूरतों को मैंने आपको एक क्विक रिवीजन के तौर पे कराया। प्लस हर टाइप का मैंने MCQs में क्वेश्चन को सेलेक्ट करा, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, या वो कंडीशन से रिलेटेड हो, या ग्राफ से रिलेटेड हो, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए वो कराया, मतलब कराया आपको क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो मे बी आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आप हर क्वेश्चन को बेटा बार बार प्रैक्टिस करो। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में देख लेना आप, फिर बोलो, आप चेक करोगे कई सारे क्वेश्चन इसमें से हर बार क्वेश्चन मतलब इसी तरह के क्वेश्चन पैटर्न आते हैं और फंसते हैं कई बार क्वेश्चन। ठीक है, तो मे बी आप बार बार प्रैक्टिस करके जाओ, और फिर देखना कि आप कमाल देखना कि बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आते या नहीं आते। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ पूरी कंप्लीट 1 शॉट के अंदर। ठीक है।